है वो यही है कि ऊपर नीचे से दोनों जगह से उसको ब्लॉक कर दिया जाए ताकि वो जी जी ब्लड जो है उसकी जी जी सर्कुलेशन रुक जाए। मकसद तो ब्लड जी जी सर्कुलेशन रोकने का है, जी लेकिन जी उसमें जी जो है जी ना वो ऐसा नहीं है कि एज सच कि आपको एग्जैक्ट ये पता हो। वो तो फिर जो ट्रेंड पर्सन है, ट्रेंड पर्सन को ये जी जी पता है कि कहाँ पर जो जी है ना जी प्रेशर क्या जो है वो पॉइंट्स जहाँ पर आपकी आर्टरीज हैं वहाँ ब्लड जी प्रेशर जी ज़्यादा है, तो आर्टरीज को जी जी ब्लॉक करना वो तो ट्रेंड पर्सन जो होते हैं वही जी उन्हें थोड़ा सा ज़्यादा अंदाज़ा होता है एज कम्पेयर टू जी जी नॉर्मल आदमी। नॉर्मल आदमी को जी तो जी बस यही पता है कि यार अगर जहाँ कट लगा है उससे थोड़ा सा जी फासले जी पे बांध दो, कस के बांध दो जी तो ब्लड जी सर्कुलेशन जी रुक जाएगी, बस ये है। जी जी ठीक है सर, अच्छा थैंक यू सर, सो मच जी। इनके रेलेवेंट सर एक और क्वेश्चन बनता है जी जी कि जैसे कि कई दफ़ा पेशेंट जो हो जाते हैं सेंसलेस हो जाते हैं, हम जी जी लोग उन्हें सीधा लिटा देते हैं या बिठा कहते हैं बैठ जाएं या कुछ ऐसा है। तो सर जी इसमें जो हमें सिखाया गया था उसमें ये था कि लिटा के उसके पाँव ऊपर की तरफ करें। हाँ जी। ठीक है उसके सर। बजाय हाँ जी, उसकी वजह ये है ना कि जो ब्लड सर्कुलेशन है ना, देखिए जो ब्लड सर्कुलेशन का जो जो आपके ब्रेन की तरफ ब्लड सर्कुलेशन है ना वो ज्यादा होनी चाहिए। जी सर। पाँव ऊपर उठाने का मकसद ये कि हार्ट से जो मैक्सिमम ब्लड जो है वो जब निकले तो उसमें से मैक्सिमम आपके ब्रेन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रेन जो है ना अगर आपके ब्रेन में सप्लाई रुक गई ऑक्सीजन की, ब्लड की, तो इंसान कोमा में जाने का खतरा है। तो जी और जी कोमा में वंस और ये सर कॉमन एक दफा में बहुत बड़ी गलती होती है सर, मादर सर, जी जी कि हम लोग जस्ट सर बिठा देते हैं या मतलब वो कहते हैं नहीं कि नहीं लिटाते भी है तो सीधा लिटा दे, सर के नीचे कोई तकिया रख दें जी। नहीं नहीं, तो वो तो ज्यादा उल्टा खतरनाक मतलब है। वो जी जी सर रहती है सर। देखिए मैं अब आपको मैं एक बात कहूँ, जो बाहर बैरून ममालिक में जो कंट्री दूसरे कंट्रीज हैं, हमारे पाकिस्तान ये या हमारे इंडिया शिडिया ये जो छोटे कंट्रीज हैं यहाँ तो कोई केयर ही नहीं करते। बाहर के ममालिक में अगर रोड एक्सीडेंट हो तो वहां पर आप रोड पर गिरे हुए शख्स को हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए जी कि सर। जी हो जी सकता है वहां पर जब तक वो खुद ट्रेंड जो उनका स्टाफ है जब तक वो नहीं आता आप हाथ नहीं लगा सकते। आप उनको कॉल कर सकते हैं, क्योंकि वो उनका ये नजरिया है कि हो सकता है कि जो मरीज है आपके हिलाने जुलाने से जो है ना उसकी मौत वाकया हो जाए, क्योंकि आपको नहीं पता, आप ट्रेंड नहीं है। हो सकता है आपको आप उसको इस तरीके से उठाएं कि उसकी बजाय जो है ना वो कोई हड्डी शड्डी ऐसी टूटी हो या कोई ऐसी जगह जो है ना वो खराब हुई हो या कोई ऐसी जगह डैमेज हुई हो कि आपके उठाने उठाने बिठाने से जो है ना उसकी मौत वाकया होती है। तो इसलिए वहां पर जो है ना जी कोई जी रोड के ऊपर गिरे हुए शख्स को नहीं उठाता। हमारे यहाँ तो बिल्कुल रोड सर। के ऊपर से जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान में तो आप सही फरमा रहे हैं कि कोई एक्सीडेंट हो जाए तो एक जुम्मट मतलब लोग काफी सारे आज इंसान इकट्ठे हो जाते हैं, कोई पानी पिला रहा है, कोई इकट्ठा कर रहा है, ये वो चीजें। तो जी बाहर में सर बिल्कुल ऐसा नहीं होता। हाँ रिसेंटली जी मैं जब अबू धाबी दास में था, ऑयल एंड गैस रिफाइनरी थी वहां पे, जी, ऑफशोर मेरे को कंपनी मालूम थी है, मैं गया हूँ दास आइलैंड गया हूँ, मैं भी गया हूँ। सर मैं वहां पे प्रोजेक्ट करके आया हूँ 2 साल का जी। अच्छा, नहीं मैं गया था, दास आइलैंड भी गया था मैं। जो है अबू धाबी से जो है ना वो एक छोटा तेरा जी जाता है जी दास आइलैंड, चारों हाँ तरफ जी पानी है, कोई नहीं, कुछ पानी भी नहीं है। दरमियान में वो एक जजीरा है, वहां पे ऑफशोर छोटा सा, कंपनी है, वहां पे ऑयल हाँ एंड जी, गैस रिफाइनरी है, वो त्यारे बिल्कुल पे ही बिल्कुल, जाते हैं जी। हाँ जी। और वहाँ पे तो सर जा जी जी जाते ही तो वहाँ पे आपको ना गले की तकलीफ हो जाएगी, इसीलिए कि वहाँ गैसेज होती हैं सारे। सर वहां पे कुछ क्योंकि वो ऑयल एंड गैस रिफाइनरी है, उसकी वजह से इतने अजीब अजीब किस्म के केमिकल हैं सर। हाँ वहां जी पे जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड है जी, 60 डिग्री जी जी, सेंटीग्रेड जी। हाँ जी ऐसे ही तो है, बिल्कुल ऐसे ही है। जो ह्यूमन स्किन है, मतलब इंसान की स्किन है, वो 67 सेल्सियस पे बर्न हो जाती है जी, बिल्कुल ऐसे ही है, जिसे हम फर्स्ट बिल्कुल डिग्री बर्न कहते हैं जी। हाँ एक जी होता है ना ऐसे ही है। कोल्ड बर्न, एक होता है एक कोल्ड बर्न है, एक हॉट बर्न है। हॉट बर्न वो 67 डिग्री सेल्सियस पे है जी। जी तो ऐसे वो ही है। 60 सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर है। तो जैसे ही हम वहाँ पे जाएंगे तो सबसे पहले वो एक मतलब गले की इन्फेक्शन, तो जी सफोकेशन, उसके बाद डिहाइड्रेशन, ये मतलब वहाँ पे मसला बहुत मसाइल ज्यादा बहुत सारे आते हैं जी। ऐसे ही तो है, सर हमारे बिल्कुल ऐसे ही। प्लांट के ऊपर एक हमारा ही स्टाफ था मैकेनिकल टीम का, तो अच्छा वो अच्छा, अनकॉन्शियस हो गया सिर्फ कि धूप की वजह से जी। हाँ जी ऐसे ही है। तो वैसे किसी भी बंदे ने सर जी जी किसी सवाए सेफ्टी इन्वायरमेंट के किसी हाँ दूसरे जी, थर्ड पार्टी ने उसको मतलब देखा तक नहीं जी।
बिल्कुल ऐसे ही इतने है, रूल्स एंड रेगुलेशन थे, वो किसी ने उसको हाथ तक नहीं लगाया जी। ऐसे ही है वहाँ बिल्कुल पर, सही है। इसी तरह जी करते जी। हैं, जी जी। ऐसे ही है। अच्छा तो सर, वो ये मैं गया हूँ 67 जी। अच्छा सर 67 डिग्री सेल्सियस पे उधर उनके रंग तो काले स्याह होने चाहिए सर। सर नहीं वो, नहीं, वो ये जरूरी नहीं है इसमें कि जी रंग जी। काले सियाह होंगे। अब देखें जो नहीं मतलब ये जरूरी नहीं है। अब वो जो वेस्ट इंडीज है, आपका ख्याल है कि वेस्ट इंडीज जो है वो बहुत गर्म है? वेस्ट इंडीज जो है वो तो एनवायरनमेंट इतनी गर्म नहीं है, वहाँ तो टेम्परेचर इन बिटवीन 25 to 35 जो है ना, इससे ज्यादा जाता नहीं है वेस्ट इंडीज में, मगर उनकी रेस ऐसी है। ज्ञान में इसलिए आइडिया नहीं है सर, लेकिन अच्छा नहीं, इसमें मैं वैसे बता रहा हूँ। सर वहां पे ये है ना कि जो 67 आप कह रहे हैं ना कि रंग काले, वो एक फेस मास्क देते हैं, जैसे हम फेस शील्ड यूज करते हैं ना आजकल, कोरोना में बिल्कुल भी ऐसे, बहुत हाँ मशहूर जी, थी फेस शील्ड। वहां पे ऐसे एक ही बड़ी कमाल किस्म की फेस शील्ड देते हैं, बड़ी आला किस्म की है। है। तो उससे जो सूरज की जो शुआएं हैं, टेम्परेचर है, वो ऑब्जॉर्व वो है। हर जी 15 जी मिनट, हर 20 मिनट बाद आप अपने जो उन्होंने एक फर्स्ट एड ऑफिस बनाया हुआ है, वहाँ पे हर जगह जगह जी, पे आप हर बिल्कुल 15 मिनट ऐसे ही बाद है। वहां पे जाएंगे, अपना चेकअप करवाएंगे, आपको डिहाइड्रेशन तो नहीं हो रही, ब्लड प्रेशर ठीक है, शुगर लेवल आपका लो तो नहीं हो रहा। तो बिल्कुल अगर ऐसे ही आपका है। शुगर लेवल लो है तो जनाब आपको वो जूस फ्रूट वगैरह प्रोवाइड खुद ही प्रोवाइड करेंगे। आपको ऐसे ही है। डिहाइड्रेशन है वो जूस प्रोवाइड, ईच एंड हाँ जी, एवरीथिंग फैसिलिटी वहां पे उन्होंने प्रोवाइड की हुई है जी। बिल्कुल। और उसके पार्ट्स पढ़े थे कि एक्शियल स्केलेटन और पेंडिकुलर स्केलेटन जो है उसमें कौन कौन सी चीजें हैं। और ये उसके जी बाद जी ये आगे इसने जो है बुक के अंदर दिया हुआ है कि जी जी स्कल है। स्कल जो है इसके शिबाज साहब कल पूछ रहे थे कि जी स्कल, सर। तो ये दो इसके स्कल के देखें जी, ये स्कल है, स्कल के दो पार्ट हैं। अगर आप इसको देखें तो स्कल जो है इसको दो हिस्सों में तकसीम किया हुआ है उन्होंने। और एक ये जो देखें व्हाइट वाला पोर्शन है जो इसमें दिया है नीचे, व्हाइट वाला पोर्शन एक ये है, और एक ये जो कलर्ड पोर्शन है। शिबाज साहब ये जी स्क्रीन जी शेयर कर रहे हैं आप? तो जी इसमें जो, बिल्कुल सर, मैं देख हाँ रहा हूँ। जी, ये जो जो कलर वाला, जो कलर पोर्शन है जी, ये इसका जो है ना ये क्रेनियम है। और जो आगे ये व्हाइट वाला है ये फेशियल है। इसमें क्रेनियम के अंदर जो है वो सिंपली 8 बोन्स हैं। उसके आगे उन्होंने लिखा हुआ भी है कौन कौन सी। एक फ्रंटल है, और फ्रंटल के बाद दो पेराइटल हैं, ये साइड वाली बोन्स दो पेराइटल हैं, और पीछे एक ऑसिपिटल है। और इसी तरह कान के इस तरफ करीब ये टेम्परल। और ये जो फ्रंटल बोन है इसके अंदरूनी जानिब पहले एथमॉइड है और फिर इसके आगे स्फीनाइड बोन है। तो ये एक एक स्फीनाइड और एक एथमॉइड, एथमॉइड बोन और स्फीनाइड ये इसके अंदर दिए। स्फीनाइड बोन जो है वो हमारे फेशियल को, हमारे जो ये टेम्परल बोन्स हैं इनके दरमियान में है, इनको एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। और स्फीनाइड बोन के आगे ये यहाँ पर एथमॉइड बोन है, जो ये हमारे फेशियल बोन जो है, फेशियल जो हमारा ये पार्ट है, इससे इसके साथ यहाँ पर लैक्रिमल जो बोन्स आएंगी उनके पीछे ये मौजूद है। ये एक ऐसी बटरफ्लाई जैसी होती है जो जो जिसने ना ब्रेन को आगे थोड़ा सा प्रोटेक्ट करना होता है। तो इस हवाले से ये, और ये स्कल बोन जो है ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के हवाले से भी और प्रैक्टिकल के हवाले से भी स्कल बोन्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। टोटली 22 बोन है, 14 फेस में है जो, और 8 जो है वो क्रेनियम के अंदर हैं। तो ये इसके पार्ट्स हैं ये, और इसकी सर तादाद। क्रेनियल जो नर्व्स होती हैं वो भी इसी से कैसे रिलेटेड होती हैं? जी देखिए इसमें ये जो आपकी क्रेनियल नर्व्स हैं वो यहाँ से आपके ब्रेन की तरफ जा रही हैं। वो 12 जोड़े हैं, वो मुख्तलिफ जगहों से निकल रहे हैं आपकी, जैसे कान, कान है, कान से जा रही हैं, नाक से जा रही हैं, आपकी आंखों से जा रही हैं, फिर उसके अलावा कुछ जी यहाँ सर, से वो जा तो रही हैं। ऑप्टिकल, ओकुलोमोटर, ट्रोकुलियर, ये वाली मतलब ये सारी। बिल्कुल, हाँ जी, इसमें जो है ना, तो ये सारी 12 यानी 24 नर्व्स हैं, 12 जोड़े हैं, और वो यहाँ से आपके, उनका ताल्लुक ब्रेन से है। उसके अलावा भी यहाँ पर जो है कुछ जो सेंसरी नर्व्स हैं जो यहाँ से, मिसाल के तौर पर जैसे अभी आपकी
ऑल्फैक्टरी नर्व्स या आपकी ये ऑप्टिकल नर्व्स है, और ऑप्टिकल नर्व्स तो यहाँ से आँख से जा रही हैं आपके ब्रेन की तरफ। लेकिन अगर आपकी आँख को जोर से कोई चीज़ हो ही जाए तो वो तो ऑप्टिकल नर्व नहीं आपकी लेके जा रही है, वो सेंस तो आपकी लेके जा रही है जो आपकी सेंसरी नर्व्स हैं यहाँ मौजूद। तो वो सेंसरी नर्व्स अलग हैं, और वो दूसरी जो हैं जैसे ऑल्फैक्टरी नर्व्स हैं जो आपकी स्मेल की जो हिस्स है उसको यानी कि वो वहाँ पर पहुँचा रही है आपके ब्रेन में। और इसी तरह जो ऑप्टिकल नर्व्स हैं, इसी तरह यहाँ पर ट्राइजेमिनल नर्व्स होती हैं, वो आँख से भी जुड़ी होती हैं, और वो नाक से भी ट्राइजेमिनल नर्व्स होती हैं। और उसके अलावा फिर ऑक्लियोमोटर नर्व्स हैं, और यहाँ से फिर हाइपोग्लोसल नर्व्स हैं, ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व्स हैं, ये बहुत सारे जोड़े हैं। तो अभी क्योंकि हमारे दूसरे बच्चे हैं उनको समझ नहीं आएगी, इसलिए अभी हम उनको थोड़ा सा यहीं हम जो स्कल की बोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हवाले से। और स्कल के 2 पार्ट हैं टोटल जो है, ये आपका जो वाइट पोर्शन और ये जो कलर्ड पोर्शन है ये स्कल है टोटल। और इसमें फिर आगे स्कल के 2 हिस्से हैं, एक ऊपर वाला हिस्सा क्रेनियम और नीचे वाला हिस्सा फेशियल। और ऊपर वाली बोन्स क्रेनियल बोन्स हैं, और वो 8 हैं आपके सामने। और ये आपको इनके नाम भी याद होने चाहिए, और उसके अलावा नाम और उसके अलावा इनकी तादाद कि ये कितनी तादाद में मौजूद हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसकी वो लाजमी या तो मुकम्मल पूछ लेता है कि स्कल बोन्स लिखें और उसकी तादाद भी लिखनी है, और या फिर वो पूछेगा आपसे कि ये जो है क्रेनियम की या फेशियल बोन्स लिखें, और उसकी आपको फिर वो तादाद भी लिखनी पड़ेगी। इसलिए इनके नाम और इनकी तादाद ये याद होना बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरे पास हैं सर, मैं ये शेयर कर दूंगा जी। ठीक है। तो उसके सर बाद मुझे याद है कि मुझसे ये क्वेश्चन आया था सर कि टेम्परल बोन को क्यों कहा जाता है सर? तो उसमें ये हमारी वो ऐसे ही है, बस वो जाहिर है कि इस तरफ जो है हमारी ये जो टेम्पल है, ये जो पोर्शन है इस तरफ का, वो कान के ऊपर ये जो कनपटी का पोर्शन है। तो टेम्परल मीन सर इसको टाइम कहा जाता है, और ये बेसिकली क्योंकि इसलिए इसका नाम रखा गया है क्योंकि सबसे पहले हमारे ये हिस्से के बाल सफेद होते हैं सर। लेकिन अगर कोई शख्स गंजा हो तो फिर क्या करोगे, कहाँ से बाल सफेद करोगे? लेकिन सर बोन तो वही रहेगी ना सर। हाँ, बोन तो वही रहेगी ना, तो वही इसीलिए कह रहा हूँ ना कि मसला तो मतलब सर वैसे ये बहुत सारी चीजें होती हैं जो मतलब हर शख्स की ना बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं जो वो, मगर ये कोई ना इसमें बहुत सारी चीजें फिर ऐसी भी आ जाती हैं जब इसके अंदर ना थोड़ी सी जो है वो सर एक चीजें ऐसी एक्स्ट्रा पैदा। क्वेश्चन है कि ये जो बाल है ये जी सीधा मतलब ये सेंटर से गंजा होता है बंदा, साइड पे तो बाल होते हैं, ये क्या चक्कर होता है? क्या चीज? बाल जो होते हैं ज्यादातर वो होता है सेंटर से बंदा गंजा होता है, साइड के बाल होते हैं, ये क्या इनहेरिटेड है मतलब? मेरी हाँ, जान, वो इनहेरिटेड। जेनेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं। ये जो है ना बहुत सारी चीजें, अब मिसाल के तौर पे बहुत सारे ऐसे जो है ना ये फैमिली के अंदर जो है ना आगे ये ट्रांसफर हैं ये चीजें कि, और ये जरूरी नहीं होता कि माँ और बाप में से दोनों में से कोई भी गंजा ना हो, लेकिन उसके बावजूद अगर उनकी फैमिली में उनका दादा या उनके दादा का भाई या कोई ऐसा बंदा था वो भी गंजा था, तो उससे भी जरूरी नहीं है कि जीन्स की ट्रांसफर है, तो जेनेटिक हैं ये सारी चीज़ें। तो इसलिए जो है ना ये ज़रूरी नहीं है कि माँ और बाप में ही कोई हो, अगर उनके पेरेंट्स के आगे पेरेंट्स में भी कोई ऐसी वो थी तो वो आगे जो है वो 3rd जनरेशन में ट्रांसफ़र हो सकती है। उसके बाद ये हमारे सर ये इसमें जी अच्छा सर जी, ये आंसुओं की भी हड्डी होती है, जैसे मतलब हम रोते हैं आंसू वगैरह आते हैं तो उनकी भी कोई हड्डी होती है जिनकी मतलब बोन ये टाइप कोई? इसमें ये दिए हुए ना इसमें लैक्रिमल बोन्स हैं। अच्छा, ये लैक्रिमल बोन तो दांत में 2 हैं ये, जी जी। हाँ जी, हाँ, और यहाँ पर जो है ना इन्हीं के नीचे यहाँ पर लैक्रिमल डक्ट्स हैं, जहाँ से लैक्रिमल जो जी है वो जी सोल्यूशन या लैक्रिमल जो फ्लूइड है वो यहाँ से जो है जी ना जी आपका निकलता है। तो उसके अंदर नीचे लैक्रिमल ग्लैंड्स भी होते हैं इसके नीचे, जी जहाँ जी से बिल्कुल। आपके आंसू जी निकलेंगे, जी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं। जी जी।
तो ये इसकी आगे इसने फेशियल बोन्स जो हैं वो की हुई हैं, जैसे इसने यहाँ पर दी हुई है, एक बूमर है, ये दरमियान वाली हड्डी, और उसके साइड में नेजल बोन्स हैं ये दो, जी और जी उसके अलावा ये पैलेटिन है। ये पैलेटिन यहाँ इसने रेड कलर की दिखाई हुई है। बेसिकली ये नाक के अंदरूनी हिस्से में जो हमारा तालू है, तालू की हड्डी होती है, और पैलेटिन, जी जी और इसी तरह ये लैक्रिमल और नेजल बोन्स हैं, और इंफीरियर नेजल कॉन्काई है दो, और मैक्सिला दो हैं, मैंडिबल एक है, जाइगोमेटिक, और ये इस तरह से इसकी तादाद और इसी लिखी हुई 14 हड्डियाँ, ये बहुत जी जी इम्पोर्टेंट है। इसलिए ये ना सब बच्चों को बहुत ज़्यादा इसके ऊपर जो है ना वो करना पड़ेगा एम्फसाइज कि ये ना एग्जाम के हवाले से और प्रैक्टिकल में भी यही आती है ज़्यादातर। और ये इस दफ़ा भी जो है स्कल बोन्स जो है पेपर जो बच्चों ने दिया था, आपके आपसे पहले वाले जो बच्चे हैं PT8 के, उन्होंने जो पेपर दिया था उसमें भी ये स्कल बोन्स जो है उसमें भी आई आपकी जो है। तो इस हवाले से इसको बहुत अच्छे तरीके से हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये क्रेनियल बोन्स यहाँ पर ये कलर इसमें दी हुई हैं, और इसके बाद फेशियल बोन्स हैं, और ये सारी टोटल क्रेनियल और फेशियल मिलकर फिर जो है ये आपकी टोटल स्कल बोन्स बना रही हैं। सर बाज़ जगहों पे थोड़ी बहुत कमी बेशी भी हो सकती है, मतलब ये जैसे स्फीनॉइड बोन इधर मेंशन नहीं है, ये जो आप पिक्चर दिखा रहे हैं, इसी ये देखिए ना तरीके से पैरेटल बोन, हाँ ये पैरेटल देखिए तो है, ये देखिए ना, स्फीनॉइड कौन सी है? हाँ ये ना ये जो आपकी फ्रंटल बोन है ना, फ्रंटल बोन, ये फ्रंटल बोन के अंदरूनी अंदर की तरफ ये पैराइटल, ये स्फीनॉइड तो फिर भी यहाँ इसने थोड़ी शो की है ना, एथमाइड जो है ना ये तो बिल्कुल ही नहीं शो हो रही। और ये एथमाइड बोन जो ये हाँ ये लैक्रिमल जो बोन्स है ना, और ये नेजल बोन्स है ना, नेजल बोन्स के और जो है ये हमारा ब्रेन की इसके दरमियान में यहाँ पर एक हड्डी होती है जो आपकी फ्रंटल बोन जो है इसके बिल्कुल पीछे ये एथमाइड बोन है। और ये एक जो है अजीब सी, यानी कह लें कि एक होती है जो ऐसे बटरफ्लाई जैसी ना, इस तरह की एक बनी हुई हड्डी जो होती है बटरफ्लाई जैसी होती है। सर ये यहाँ पे ये जो है मतलब यहाँ पे इसकी बात कर रहे हैं आप, आंख के आगे वाला हिस्सा, ये जो नोज का ऊपर वाला हिस्सा, ये जो नहीं ये देखिए ये यहाँ पर इसने ना ये एथमॉइड बोन जो है ना, ये इसने रेड कलर की अंदर थोड़ी सी शो की हुई है, ये जो रेड नोज से नीचे आएगी। हाँ ये नोज की बैक साइड पे यहाँ पर, नोज की और बैक साइड, हाँ जी, और इसके पीछे जो है ना ये यहाँ जाइगोमेटिक है, ये वाइट कलर, ये जो वाइट सी नजर आ रही है ये जाइगोमेटिक, और जाइगोमेटिक के यहाँ पीछे देखें तो ये अंदर ये जो है ये स्फीनॉइड है, पहले एथमॉइड है और फिर स्फीनॉइड बोन है। ये बिल्कुल ना हमारी अंदर खोपड़ी के अंदर वाले हिस्से में मौजूद है। उसके अलावा जो है ना ये जो है इसकी जो ये कुछ इसके जोड़ है हड्डियों के जो इमूवेबल, यानी जो एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं, इमूवेबल जोड़ है यहाँ पर, यानी कि इमूवेबल जॉइंट्स हैं ये। और उसके अलावा सर जो सैफिनाइड बोन है ना सर, सैफिनाइड बोन, इसकी शेप होती है चमगादड़ की तरह की, जिसे हम चमचड़े कहते हैं ना पंजाबी में। हाँ जी ऐसे ही है शेप उस वैसी होती है। और जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो भी इसी के अंदर होता है जी। वो इसके अंदर वो यहाँ पर ही मौजूद है ना, पिट्यूटरी जो नहीं, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है स्फीनॉइड बोन के बैक साइड पे है, बोन में तो नहीं ना होंगे स्फीनॉइड, जिन्हें उस मतलब होता उसी के एकम में ही है जी। हाँ जी, मतलब वो वही मैं कह रहा हूँ ना, बोन के अंदर, बोन में नहीं ना होएगा, वो तो जाहिर है कि ब्रेन के नीचे यहाँ पे जो पार्ट है ना, ब्रेन का पार्ट, उसके नीचे जो है वो नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड्स हैं। और तो ये इस तरह से ये जो है इसकी हड्डियाँ हैं। और इसके अलावा फेशियल बोन्स हैं वो हमने कर ली, जो नीचे हैं ये क्रेनियल हैं, और दूसरी ये यहाँ पर फेशियल बोन्स हैं, यहाँ उसने ये कलर में फेशियल बोन दिखाई है। और इनको जो है बहुत ज़रूरी है कि आप इसकी स्कल बोन्स जो हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको करना। जब कॉलेज जब रेगुलर होंगी क्लासेज तो फिर जो है हम इसको प्रैक्टिकली जो है हमारे पास जो स्केलेटन पड़े हुए हैं हम उसके अंदर इसको
देख के उसको खोल के उसमें देखेंगे तो हमें इनकी जो पोजीशन है और अच्छी तरह से वाज़ेह हो जाएगी। तस्वीरों में इतना ज़ाहिर है कि इतना नहीं वाज़ेह हो पाता। तो ये हमारी स्कल थी और इसके बाद हम आगे अपना कोगनोजी है। कोगनोजी के हम जी ठीक है, सर। ठीक है जी। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, और क्रूड ड्रग्स की जो क्लासिफिकेशन इसने कहा है कि इसमें जो क्रूड ड्रग्स हैं उनको 5 मेथड्स बताए हैं कि देयर आर 5 मेथड्स फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। उसमें अल्फाबेटिकल मेथड है और उसके अलावा मॉर्फोलॉजिकल मेथड, फार्माकोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड और टेक्सोनोमिकल मेथड। ये 5 मेथड्स हैं और ये क्रूड ड्रग्स के 5 मेथड्स मुख्तलिफ किस्म की जो बुक्स हैं फार्माकोग्नोजी की, उसके अंदर इन्होंने डिफरेंट बुक्स से लिए हैं और 5 तरीके इन्होंने कहा कि इस तरीके से हम जो क्रूड ड्रग्स हैं उनके ग्रुप, उसने कहा है कि जो क्रूड ड्रग्स हैं, क्रूड ड्रग्स को 5 तरीकों से क्लासिफाई किया जा सकता है। अल्फ़ाबेटिकली, यानी उनके नाम का जो पहला लेटर है ए बी सी वगैरह उससे, और ये क्लासिफिकेशन आपको डिक्शनरीज या फार्माकोपियाज के अंदर जो है वो उसमें मिलेगी आपको। फार्माकोपियाज आपको पता ही है, आपने उसमें फार्मास्यूटिक्स में पढ़ा होगा कि ऐसी रेफरेंस बुक्स होती हैं जिनमें ड्रग्स के बारे में जो है वो मुकम्मल तौर पर उसमें इंफॉर्मेशन होती है। तो वो इंफॉर्मेशन वाली जो किताबें उसमें यानी ए टू जी तमाम उसमें इंफॉर्मेशन होती है कि कोई भी ड्रग किस लिए सर इस्तेमाल हो सकती इसमें है, क्या कर सकती है। जस्ट कुछ मतलब एग्जांपल के लिए याद करनी पड़ेगी या सारी को रट्टा मारना पड़ेगा? नहीं, ये फार्माकोग्नोजी जो है ना ये तो रटा ही रटा है, लेकिन इसके अंदर जो है ना ये हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट करेंगे। क्लासिफिकेशन जैसे अल्फाबेटिकल मेथड में इसने लिखा हुआ है कि इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ देयर लैटिन एंड इंग्लिश इनिशियल लेटर ऑफ देयर नेम्स। सम ऑफ द फार्माकोपियाज एंड रेफरेंस बुक्स which classify crude drugs according to this system are as follows। तो ये जो इतना लंबा चौड़ा लिखा है इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने जो लिखना है वो ये लिखना है कि अल्फाबेटिकली जो है ड्रग्स को कैसे क्लासिफाई किया जा सकता है। और उसके लिए जो, अगर आप इसको अभी अंडरलाइन करना चाहें तो इन दिस मेथड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द, उसके बाद दूसरी लाइन में चले जाते हैं इनिशियल लेटर ऑफ देयर नेम्स, दैट्स ऑल। यानी ये अब एक लाइन बन गई हमारी। अल्फाबेटिकल मेथड को हमने डिफाइन कर दिया कि इन दिस मेथड्स ड्रग आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर इनिशियल लेटर ऑफ देयर नेम्स। उनके नाम का जो पहला लेटर है उससे हम उसको करते हैं। और आगे इतना लिख दें, बुक्स फॉलो दिस मेथड, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूरोपियन फार्माकोपिया, बस। सर क्लासिफिकेशन ऑफ सर आपकी क्रूड नवाज है, ड्रग्स है, सर आपकी नवाज है जी। ये classification of crude drugs है। arrangement of plants and animals in various groups is called classification। it is done because sometimes it looks same but varies in form, shape, structure and it is difficult to study them, so they are arranged in groups and subgroups। for the classification of natural products is based on fundamental ये बुक characteristics से of थोड़ा each of डिफरेंट है। these। ये थोड़ा सा यही तो है ना, इसीलिए हमारी बुक से थोड़ी डिफरेंट है ना। ये मेरे पास पड़ी हुई जो बुक है ये थोड़ी सी डिफरेंट है, इसलिए तो मैंने जो है ना स्क्रीन पर शेयर नहीं की थी कि बुक जो है ना आपके पास जो बुक है उससे और इससे थोड़ा डिफरेंस आपको फील होगा। सर हालांकि ये ठीक है, है, आपने थोड़ा सा इजी इसमें लिखा हुआ है, वो ठीक है। सर ये तो आपसे कॉपी मिल सकती है सुरेश के? सर मैं दे दूंगा कॉपी आपको, हाँ कोई इशू नहीं। सर ये जो आपकी बुक है ना ये बहुत परफेक्ट बुक है जी। जो कॉलेज की है वो इतनी परफेक्ट नहीं है। मैंने ना इसको स्टडी किया है, कॉलेज वाली बुक को और इस स्टडी को मैंने कंपैरिजन किया दोनों का। और ये जो बुक आप शेयर करते ना मतलब के स्क्रीन पे, जिसका मैं स्क्रीनशॉट लेता हूँ, ये बुक बहुत परफेक्ट है जी। वो ऐसे ही है। तो ये इसके अंदर अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में उसने कहा इट इज द सिंपलेस्ट अरेंजमेंट ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेटर ऑफ देयर नेम। और ये ग्रुप में शेयर कर दिया क्या?
जी जिसके ये पास भी इन हाँ जी, इन दिस ग्रुप ड्रग्स डोंट हैव एनी कनेक्टिंग फीचर्स ऑफ साइंटिफिक और स्ट्रक्चरल नेचर। ड्रग्स के अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के अंदर ड्रग्स जो हैं उनमें कोई किसी किस्म का कोई साइंटिफिक या स्ट्रक्चरल जो है कोई उनमें रिलेशनशिप नहीं है। They are just arranged according to first alphabet of their name. This method is adopted in dictionaries and pharmacopoeias. For example, European Pharmacopoeia, BPC, USP वगैरह और alphabetical classification is not of great importance. It is only done to arrange the drugs in order. For example, A for acacia, B for belladonna, C for catranthus, D for datura. ये ड्रग्स के नाम है कि ABCD से हम इस तरह इनको अरेंज कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी आगे जो सर ये जो नेम इंटरनेशनली यूज होते हैं। ये हाँ जी, नहीं ये जो इसके अब जो ये तो इंटरनेशनली इस्तेमाल नहीं होती, ये तो जस्ट इसके ड्रग्स के नाम है। जैसे अब ये मिसाल के तौर पे जैसे बेलाडोना है, इसका जो बोटेनिकल नेम है बेलाडोना का, जैसे ये अकासिया है। अब ये अकासिया जो है ना बेसिकली अकासिया सेनेगाल, इसका जो नाम है जो इंटरनेशनली बोटेनिकली जो यूज होता है वो अकासिया सेनेगाल है। और बेलाडोना जो है इसका जो है वो है एट्रोपा बेलाडोना। इसी तरह कैथरेंथस जो है ये कैथरेंथस रोजियस, और धतूरा जो है ये धतूरा एल्बा, धतूरा फिस्टूसा, ये इस तरह से इनके नाम हैं जो इनके बोटेनिकल नेम हैं। वो बोटेनिकल नेम जो है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड इस्तेमाल होते हैं, वो ऐसे नहीं होंगे कि जो है ड्रग का नाम जो है, जैसे मिसाल के तौर पर आलमंड है, आलमंड है हमारे पास, बादाम है। अब बादाम को हम वैसे तो आलमंड कहते हैं मगर, और ड्रग भी आलमंड के तौर पर इसको लिख लेंगे, मगर उसका जो नाम है वो प्रोनोसेमिक डेलिस, जो उसका बोटेनिकल नेम है प्रोनोसेमिक डेलिस, तो वो इस्तेमाल होता है ऑल ओवर द वर्ल्ड बोटेनिकली। जैसे इसकी एग्जांपल है, मिसाल के तौर पर आप पैनाडोल है, पैनाडोल आप पाकिस्तान में खाते हैं, पैनाडोल भी है, कैल्पोल भी है, फेब्रोल भी है। ये दूसरे मुल्क में चले जाएंगे तो इसका नाम डिफरेंट होगा, मगर जो जेनरिक है उसका वो ऑल ओवर द वर्ल्ड पैरासीटामोल ही चलेगा। जैसे एस्प्रिन है आपकी, तो वो यहाँ हमारे यहाँ डिस्प्रिन, हमारे यहाँ एस्कार्ड, हमारे यहाँ जो है वो लोप्रिन, इसमें मुख्तलिफ ब्रांड्स में आती है। अगर आप इंडिया में चले जाएं या आप कहीं और चले जाएं तो वो, मगर आप उसको अगर आप उसका नाम एस्प्रिन या एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड लेंगे तो फिर वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वही चलेगा जो उसका जेनरिक होगा। तो ये इसी तरह इनके जो बोटेनिकल नेम हैं वो डिफरेंट हैं, वो याद करने जो है पड़ते हैं इसमें फार्माकोग्नोलॉजी के अंदर। ये जब आगे आप ड्रग्स जो हैं, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे और ड्रग्स को पढ़ेंगे तो फिर इनके बोटेनिकल नेम, फिर इनके फैमिली, इनकी जो है वो भी फैमिली याद करनी पड़ती है, क्योंकि ड्रग की डिस्कशन जो है। सर कितने को हैं सर ये नाम जो रटा लगाना पड़ेगा सर? ये तो बहुत सारे हैं, ये तो बहुत नाम है लेकिन ये जो है ये तो शहबाज साहब ने तो, राना शहबाज साहब ने तो थोड़े बहुत पढ़े हुए भी हैं। जब हम क्लास में कर रहे थे अल्कलाइड और ग्लाइकोसाइड और जो है वो रेजन्स टेनन्स वगैरह, तो उसके अंदर जो ड्रग्स रेजन्स की जो ड्रग्स हैं 4-5, ग्लाइकोसाइड की या अल्कलाइड की ड्रग्स, और फिर उनकी ड्रग्स की डिस्कशन जो है, ड्रग डिस्कशन में यही आता है। मिसाल के तौर पे अभी जो लास्ट पेपर हुआ है, पेपर के अंदर उन्होंने कहा जी जिंजर और ग्लाइसेरिजा, 2 ड्रग्स उन्होंने दी थी ग्लेब्रा सर जी, ग्लाइसेरिजा ग्लेब्रा, और उन्होंने कहा कि ये जो ग्लाइसेरिजा और जिंजर जो है इनकी डिस्कशन लिखें आप, इनके बोटेनिकल नेम, इनका इसके कौन सी फैमिली से ताल्लुक है, जो पार्ट हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या चीज़ है, कौन सा है, लीव्स हैं, फ्रूट्स हैं, या उसके कोई और पार्ट है, और उसके अलावा फिर ये इसके मेडिसिनल यूजेस जो हैं वो क्या होते हैं, मेडिसिन में मेडिसिनली हम इनको कौन कौन सी चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप मिसाल के तौर पर लहसन है, लहसन अब पूरी दुनिया जानती है कि जो वो कोलेस्ट्रॉल को डिक्रीज़ कर रहा है, कोलेस्ट्रॉल को कम कर रहा है, तो उसके अंदर जो केमिकल है लहसन के अंदर, हमने पहले भी डिस्कस किया था, वो अगर आप उसको एक्सट्रैक्ट कर लें, उसकी दवाई बना लें, तो वो आपका
जो मैं जिसकी दवाई बन जाएगी एलोपैथिक, और अगर आप उसको लहसुन को एज इट इज इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका यूनानी तरीका बन जाता है। लेकिन अगर आप लहसुन की जो टिंचर है, लहसुन की टिंचर बना लें तो फिर वो टिंचर जो है आपकी होम्योपैथिक में टिंचर्स इस्तेमाल होती हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ या डिफरेंट मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं जो हम अपनी ज़िंदगी में या अपने मेडिकल सर जब प्रोफेशन तक में इस्तेमाल करें। टेस्ट टेस्ट नहीं लेंगे ना, पढ़ाई का मजा सही नहीं आएगा। क्या चीज़? टेस्ट जो है, टेस्ट मतलब रिटर्न, जब तक आप टेस्ट नहीं लेंगे ना, मजा नहीं हाँ जी, आएगा वो पढ़ाई करने में। हाँ वो तो अब टेस्ट होते जनवरी में ही जो है ना, अब वो होंगे जनवरी में ही जाके फिर पता लगेगा ये कोरोना वगैरह जो है ये आगे इसको क्या करते हैं क्या नहीं करते। सर आपको क्या लगता है जनवरी में कॉलेज ओपन हो जाएंगे? हो जाएंगे, हो जाएंगे 15 जनवरी से इंशाल्लाह ओपन हो जाएंगे कॉलेज। ये जो है ना तक बस के ना ये करा लो सर। नहीं तक वो उसकी वजह ये कि गवर्नमेंट के ये ना बेसिकली पॉलिटिकल, मेरे हिसाब से ना गवर्नमेंट का ना कोई पॉलिटिकल वो है कि वो डिले कर रही है टैक्टिक्स। जब तक वो जो है उनकी, हमने क्लास में भी एक आध बार डिस्कस किया कि ये गवर्नमेंट जो है ना चाह रही है कि किसी तरह सेनेट के इलेक्शन जो है वो इस तरीके से निकल आए हमारे, कि सेनेट के इलेक्शन निकल जाए। एक बार सेनेट के इलेक्शनों के अंदर अगर पीटीआई को अक्सरियत हासिल हो गई तो उनके पास फिर जो है कोरोना खुद ब खुद खत्म। वो रूलिंग पावर आ जाएगी ना उनके पास ना। वो जो भी बिल पास करेंगे ना, किसी भी जो चीज के लिए, किसी कानून के लिए कोई भी बिल पास करेंगे ना, तो वो उनका इजी हो जाएगा, उनकी अक्सरियत होगी। अभी तो पीपल पार्टी के साथ मिलकर वो चल रहे हैं ना। तो पीपल पार्टी आप देखें ना कि वो जो डिप्टी चेयरमैन है सेनेट का वो पीपल पार्टी का है, सलीम माडवी वाला, और उसके खिलाफ नैब ने जो है वो एक्शन लिया तो वो उसको जनाब गुस्से में आ गया था। तो वो ये इस तरह की चीजें हैं सियासी, जिनका हमारे हमें कोई हमें जो है नुकसान ही हो रहा है, इसकी फायदा तो नहीं है हमें। तो अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन वो हमने कर ली। उसके बाद ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, सेकंड इसका जो मेथड है। इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट ऑफ प्लांट यूज्ड सच एज लीव्स, स्टेम्स, रूट्स और सीड्स। और यहाँ इसने ये जिक्र किया है कि ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग आर कंसीडर्ड अंडर दिस क्लासिफिकेशन। कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग जो है वो इस क्लासिफिकेशन के अंडर हम उनको कंसीडर करते हैं। द ड्रग्स अरेंज अंडर दिस क्लासिफिकेशन डू नॉट हैव एनी कोरिलेशन ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स विद थेरेप्यूटिक एक्शन। ना उनके दरमियान कोई केमिकल रिलेशनशिप है, ना ही कोई मेडिसिनल। थेरेप्यूटिक से मुराद मेडिसिनल यानी अद्वियाती उनका एक्शन जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता, मगर वो सिर्फ और सिर्फ उसके जो प्लांट पार्ट है उसकी बिना पर। मिसाल के तौर पर इसकी सिंपल सी एग्जाम्पल है कि अगर कोई शख्स आपको कहे कि यार 5-7 जो है वो 5-7 जो टाइप्स के अगर आप फूल इकट्ठे करें, अगर आपसे कोई कहता है कि आप ना 5 जो है वो 5 किस्म के फूल अगर आप ले आए, तो आप ये ना करें कि मतलब एक जो है वो गोभी का फूल है और 4 गुलाब के, ऐसे नहीं होगा। आप सिंपली 5 अलग अलग फूल लाएंगे, गुलाब का, चमेली का, मोतिये का, सदाबहार का, गेंदे का, वो अलग अलग फूल लाएंगे। लेकिन होंगे क्या सारे सारे, जब आप उनको क्लासिफिकेशन उनका ग्रुप बनाएंगे तो आप कहेंगे कि दीज आर फ्लावर्स। इसी तरह अगर आपके पास पत्ते होंगे तो पत्ते आप जो है जो भी मेडिसिनली यूजेस जो लीव्स हैं, जैसे डिजिटैलस है, यूकलिप्टस है, सेना है, या और इस तरह के जो पत्ते होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं बतौर मेडिसिन या दवा के तौर पर, जैसे इवन तंबाकू के पत्ते हैं या चाय के पत्ते हैं। चाय भी तो एक दवाई है ना, तो वो भी लीव्स के इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें लेकिन जो हमारे डिजिटैलिस में और हमारे या हमारे सेना में और हमारे जो टी लीव्स हैं, इनमें किसी किस्म की कोई मेडिसिनल या किसी किस्म की कोई उसमें जो केमिकल जो उसमें रिलेशनशिप है वो नहीं है। इसी तरह आपके पास उसमें फ्रूट्स रखे हैं, आंवला, कार्डमम, अब ये फ्रूट्स हैं मगर इसके अंदर में भी कोई ऐसी केमिकल या इसमें कोई फार्माकोलॉजिकल जो है रिलेशनशिप नहीं है। इसी तरह सीड्स हैं, कॉल्चिकम, नक्स वामिका, स्ट्रोफेंथस, अब ये डिफरेंट किस्म के सीड्स हैं। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज मोर हेल्पफुल टू आइडेंटिफाई एंड डिटेक्ट एडल्ट्रेशन। यहाँ उसने एक इसका एडवांटेज लिखा है
कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है वो एडल्ट्रेशन के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, और ड्रग्स को और उनकी एडल्ट्रेशन उसके अंदर जो है उसमें, जैसे उसमें कोई मिलावट वगैरह या कोई ऐसी चीज़ है, तो उसके लिए वो ये मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि अगर पत्तों के अंदर स्टेम्स होंगी या ब्रांचेस होंगी तो आपको पता होगा कि पत्तों में ये ब्रांचेस नहीं चाहिए, आप उनको निकाल देंगे। इसी तरह फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के साथ अगर पत्तियां होंगी तो आपको फ्लावर्स चाहिए, तो आपको उनकी मॉर्फोलॉजिकल जो स्ट्रक्चर है उससे आपको पता लग जाता है कि ये पत्ते हैं, ये फूल हैं, आपको फूल चाहिए, आप पत्ते उससे अलग कर देंगे। तो इस हवाले से उसने कहा कि मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो है दैट इज़ मच मोर हेल्पफुल फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड डिटेक्टिंग एडल्ट्रेशन। और इसके बाद ये टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन है, और ये मज़ीद इसको पढ़नी है तो बता दें। जी जी सर, जी कैरी सर ऑन। पढ़ा दें। पढ़ा देते हैं, चलिए। ये टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन उसने कहा, और ये टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो है बेसिकली ये बोटेनिकल क्लासिफिकेशन है। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो है हमारी बुक में भी तकरीबन यही चीज़ें लिखी हुई हैं। और ये जो बुक है हमारी, इसमें बहुत सारी जो है ना ये चीज़ें जो बहुत लंबी लंबी लिखी हुई हैं, इनको जो है ना इंशाल्लाह हम थोड़ा सा जब क्लास में इनको जब क्लास अटेंड करेंगे तो क्लास के अंदर ना इन चीज़ों को थोड़ा सा एक बार ना दोबारा से हम रिवाइज करके इनको शॉर्ट कर लेंगे कि ये चीज़ें लिखनी है, ये नहीं लिखनी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लंबी जो है वो लिखी हुई हैं चीज़ें। और टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो है ये दैट इज़ बेस्ड ऑन दी नेचुरल रिलेशनशिप बिटवीन द ड्रग्स या बिटवीन दी प्लांट्स और उनकी जो फैमिली है। और यहाँ पर जो उसने लिखा है बुक के अंदर, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल रिलेशनशिप एंड एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट. It is universal accepted system of botanical classification in which the drugs are grouped in phylum, order, family, genera and species. ये सारे जो हैं टेक्सोनॉमिकल रैंक्स हैं जो हमारे चलते हैं। इसकी एग्जांपल मिसाल के तौर पे जैसे ये फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, फिर जेनरा, जैसे ये हमारे, अगर आप इसको टेक्सोनॉमिकल रैंक्स को इस तरीके से करना चाहें कि जैसे हमारे जो है वो लाइफ है, लाइफ के बाद फिर अगर आप देखें तो जो पहला हमारा डोमेन है वो हमारा है लाइफ। लाइफ अब किन किन चीज़ों में है, प्लांट्स में और एनिमल्स में। इसका मतलब है इसके आगे दो सेक्शन बन गए, प्लांट्स और एनिमल्स। और फिर एनिमल्स में जब प्लांट्स में चले जाएं तो उसके अंदर आपको हायर ट्रीज मिलेंगे, प्लांट्स मिलेंगे, ग्रासेस मिलेंगी, यानी ये आप इनके आगे आगे ग्रुप्स बनाते जा रहे हैं। फिर उसके बाद आगे जब प्लांट्स हैं, प्लांट्स की फैमिलीज जो है वो इसी तरह एनिमल्स हैं। एनिमल्स के अंदर जब आप जो किंगडम है उसका एनिमेलिया, एनिमेलिया किंगडम को जब आप आगे उसके टेक्सोनॉमिकल रैंक्स में तकसीम करते हैं तो उसमें आपके पास आ जाते हैं जो ऐसे जो जिनके चार पाँव हैं यानी चौपाए हैं, और फिर उसके अलावा पानी में रहने वाले जानवर हैं, फिर उसके अलावा इंसेक्ट्स हैं जिनकी 6 टांगें होती हैं। तो ये इस तरह से आगे इनकी टैक्सोनॉमिकल रैंक्स हैं, आगे इनकी चीज़ें तो फैमिलीज़ में कंसीडर होती हैं। लेकिन उसने आखिर में एक लफ्ज़ लिखा, या सिंपली और सिंपली अकॉर्डिंग टू देयर फैमिलीज़, यानी हमने फैमिलीज़ बना ली। जो पौधे थे जिनसे हम ड्रग्स हासिल कर रहे थे उनकी फैमिली बना ली, और उसको एक फैमिली में जिन पौधों के अंदर जो फीचर्स थे उनके कुछ वो उनमें रिजेम्बलेंस थी, उनको हमने एक फैमिली में रख दिया। आगे इसने इसकी एग्जांपल दी, प्लांट्स आर लाइक alike in several characters and resemble to each other, so object of natural classification is to name, describe and arrangement plant in such a manner that degree of relationship existing among them may clearly brought it. ये इसकी जरूरत नहीं है, ये इसने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। This system does not correlate in between the chemical constants and biological activity of the drugs. अब यहाँ इसने इसका एक डीमेरिट लिखा है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन का कि ड्रग्स जो हैं वो अकॉर्डिंग टू देयर फैमिली जो है वो तो हमने प्लांट्स जो है फैमिली के हवाले से जो है वो उनको अरेंज तो कर लिया, मगर उनके दरमियान किसी किस्म की कोई केमिकल या उनकी कोई बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो है उसमें किसी किस्म की कोई रिलेशनशिप नहीं है। द ड्रग्स आर क्लासिफाइड अंडर दिस क्लासिफिकेशन फॉर स्टडिंग एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट। और इस क्लासिफिकेशन में जो ड्रग्स हैं उनको हम उनकी जो इर्तकाई जो मनाजिल हैं उनसे इस तरह से वो
उन्होंने आगे तरक्की की उसको कंसिडर करते हैं। तो ये इसमें इतना लंबा चौड़ा, इसमें इसमें भी इसने काफ़ी लंबा चौड़ा दिया हुआ है। इसको इतना जो है ना लिखने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल में। इसको एक तो ये जो मैंने इसको किया ना थोड़ा सा बोल्ड, ये जो इसको किया है हाईलाइट। हाईलाइट किया है, ये आप देख लें, ये इतना इतना जो हाईलाइट किया है ये इनफ है। उसके बाद अगला जो इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये अब ये जो दो चीजें मैंने हाईलाइट की है ना, ये सिंपली अगर इतना लिख लें तो दैट इज इनफ। इसमें जो है ना इतना लंबा चौड़ा जो है ना एक्सप्लेनेशन देने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जो क्वेश्चन है हमारा इस यानी कि चैप्टर में से, वो सिंपली अगर उसने ये पूछ लिया कि 5 नंबर का क्वेश्चन कि व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ क्लासिफिकेशन, जो कि आमतौर पर पांचों मेथड ही वो पूछ लेते हैं, तो उसमें फिर हमें इतना लंबा चौड़ा लिख बहुत ज्यादा जो है वो हो जाएगा। सर इसको जूम कर दें जरा, इसको अच्छा सर ये अब पेज जो है इसको जूम कर दें जरा ना, इसका जूम ज्यादा कर दें, बड़ा साइज जो है। अच्छा जी, जी ये, और इसमें ये फिर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये पहली लाइन इतनी हाईलाइट जो मैंने की ये, और उसके बाद ये यहाँ से पहली लाइन यहाँ रिलेशनशिप तक, और उसके बाद फिर इसको ये आगे हम इसको ये कर लें तो ये इनफ है। सर इतने फिक्रे को सर बोल्ड कर दें ताकि वो आप हाईलाइट ना भी करें तो आइडिया हो जाए। अच्छा ठीक है। जी सर ऐसे। यस सर अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन अकॉर्डिंग टू फैमिलीज, इसकी कोई एग्जांपल दीजिएगा। जी क्या इसकी अभी ये एक, एग्जांपल बन सकती है? जैसे फर्नीचर है, फर्नीचर एक फैमिली है, इसमें मतलब कि सारे आ जाते हैं, चेयर भी टेबल भी। क्या हाँ जी ऐसे बन बिल्कुल सकती ऐसे है? ही है ना, बिल्कुल बेड आ गया, चेयर आ गई, टेबल आ गई आपकी, ठीक है ना। ओके। और जो है वो और भी अगर फर्नीचर में कोई है तो वो चीज़ें, एक फैमिली वो फर्नीचर हो गया। अभी ये इसको जो है ना इसमें हम और भी ये हाईलाइट कर लेते हैं। जी जी शिवा साहब, ये अब देखिए ये जो बोल्ड किया ना हमने, ये आपको आ रहा होगा, ठीक है ना। जी जी वाजिब है सर। हाँ जी। और इसमें भी ना जो चीज़ें लिखने, अब इसकी ना जो एग्जांपल्स हैं उसमें हम ना जो मैं हम इसको बोल्ड कर लेते हैं। नहीं इस ये तो इसके बजाय ना हम इसकी एग्जांपल लिखते हैं। ये नीचे जो लिखा हुआ है ना फैमिली और ड्रग, देखें ऊपर ऊपर हमने जो बोल्ड की हुई फैमिली लिखी है ना, उसकी ड्रग्स लिखी है, ठीक है ना।
लें जी, ये जितना हमने जितना बोल्ड किया है ना, ये इतना ये इनफ है हमारे इसके अंदर। किधर चला गया? ये टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। तो ये टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम इसको इतना लिख दें तो दैट इज इनफ, वो उसमें हमारी आ जाएगा। अगर हम अपनी बुक में भी देखेंगे तो बुक में भी तकरीबन जो है ना उसमें नीचे इतना ही लिखा हुआ है, हमारी बुक में भी तकरीबन इतना ही लिखा हुआ है। लेकिन जो बुक के अंदर जो चीज़ें और लिखी हुई हैं उसमें जो आपने बुक में से जो चीज़ें, जिन चीज़ों पे इसके अलावा जिन चीज़ों को आपने थोड़ा सा जो है वो याद करना है, वो है कि ये टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और आपकी जो केमिकल क्लासिफिकेशन है, ये खास तौर पर ये तीन, ये फार्माकोग्नोसी की कौन सी बुक्स में अवेलेबल हैं। जो है ना अल्फ़ाबेटिकल और जो फार्माकोलॉजिकल, जी जी नहीं जो अल्फ़ाबेटिकल है वो तो सिंपल, वो तो आपके फौरन ज़हन में आ जाएगा। कहीं भी कुछ नहीं तो डिक्शनरी लिख सकते हैं कि ये डिक्शनरी में ऐसे होता है या फार्माकोपिया में ऐसे होता है। और फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की उसने एक बुक दी है जो कि फार्माकोलॉजी की बुक है, वो एक बुक है फार्माकोलॉजी की टेक्स्ट बुक है, जो है वो लिपिनकॉट। वो बहुत सारे जो यानी कि लोग जो हैं वो लिपिनकॉट ही पढ़ते हैं। लिपिनकॉट एक फार्माकोलॉजी की बहुत ऑथेंटिक बुक है, तो वो उसमें ड्रग्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। लेकिन जो फार्माकोग्नोसी की बुक्स हैं, अगर आप देखेंगे बुक में तो आप देखेंगे कि फार्माकोग्नोसी की 3 बुक्स उसने जो उनके ऑथर्स हैं उसके हवाले से उसने लिखा है कि फार्माकोग्नोसी जो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, वो एक साइंटिस्ट है या एक बॉटनिस्ट है वेलिस, उसने लिखी है फार्माकोग्नोसी की बुक। उसमें मॉर्फोलॉजिकली उसने जो है मॉर्फोलॉजिकल तरीके से ड्रग्स को अरेंज किया हुआ है। टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन जो है वो ट्रीज एंड इवंस ने एक किताब लिखी है, उसके अंदर उसने टेक्सोनॉमिकल मेथड के जरिए ड्रग्स को अरेंज किया है। और जो केमिकल क्लासिफिकेशन है उसमें एक बॉटनिस्ट है टाइलर, उसने जो है वो इनको अरेंज किया है। इसको इंशाल्लाह अब क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया तो आप लोग भी बोर हो रहे होंगे, क्योंकि ये फार्माकोग्नोसी जो है ना ये बोरिंग सब्जेक्ट है सारा। नहीं सर, मजा आ रहा है। तो अच्छा सर, ये बुक के ऊपर जो ऐसी फार्माकोलॉजिकल मेथड में फर्स्ट एग्जांपल दी है, जी जो मेडिसिनल एक्शन लिखा है बिटर बिटर, ये बिटरनेस, हाँ क्या मेडिसिनल एक्शन है या नहीं, ये तो ये टेस्ट इसने नहीं है? बिटर खाली हाँ ये इसने खाली लिखा है। बेसिकली ये कहलाते हैं बिटर टॉनिक्स, यानी ऐसी अद्वियात जो जायके में कड़वी हैं मगर हम उसको बतौर टॉनिक, बतौर यानी मकवी इस्तेमाल करते हैं, कुव्वत के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे आपकी नक्स वोमिका है, नक्स वोमिका बिटर है, मगर जो नक्स वोमिका में जो अब जो एलोपैथिक में और या जो दूसरी जगह है वहाँ पे तो नक्स वोमिका जो है ना उसको बतौर जहर इस्तेमाल कर, लेकिन हकीम जो है ना, पॉइजन। हाँ जी, उसमें जो है ना ये एक स्ट्रिक्नीन के नाम से ना एक वो आती है दवाई आती है स्ट्रिक्नीन, और क्योंकि उसमें है स्ट्रिक्नीन ना नक्स वोमिका में जो केमिकल है वो स्ट्रिक्नीन और ब्रोसीन, दो उसमें केमिकल पाए जाते हैं जो कि बड़े ही खतरनाक हैं, बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट हैं, इतनी ज़्यादा स्टिमुलेशन करते हैं कि यानी अगर एक शख्स वो थोड़ा सा भी खा ले तो उसके फेफड़े जो हैं इतने यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम इतना स्टिमुलेट होता है कि फेफड़े जो है वो अपनी जो उनकी मैक्सिमम यानी कि जो उनकी कैपेसिटी है उससे भी जो है बाहर चले जाते हैं और फट जाते हैं। तो लेकिन वो जो है हमारे ये जो हकीम है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उसको अपनी दवाइयों में। ख़ास तौर पे जो अगर आप जाके हकीम को कहेंगे जी मुझे जो है ना मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम सही नहीं है या मुझे जो सांस लेने में तंगी आती है, तो वो आपको एक दवाई देगा माजून अजराकी, जिसका नाम है माजून अजराकी। तो माजून अजराकी जो है वो कुचले की बनी हुई है, ये नक्स वोमिका कुचला है। तो इसी तरह से ये ना बिटर टॉनिक्स हैं। उसके अलावा बिटर टॉनिक में अगर आप देखें तो कुनेन जो है कड़वी होती है, सिंकुना बार से निकलती कुनेन। अब कुनेन कड़वी है मगर वो बतौर दवाई इस्तेमाल हो रही है। तो इसी तरह जो कड़वी अद्वियात मगर वो ताकत बख्श हैं या वो मेडिसिनल इस्तेमाल, उनको बिटर, इसने खाली बिटर लिखा है, बेसिकली ये बिटर टॉनिक्स कहलानी चाहिए थी। तो इसी तरह एक्सपेक्टोरेंट्स हैं, एक्सपेक्टोरेंट यानी जो बलगम वगैरह को दूर करती हैं, उसमें लिकोराइस है और हिपिक है। लिकोराइस तो मलट्ठी है, वो तो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है।
और एंटीटूसिव ये भी खांसी के लिए, अब ये दोनों एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटूसिव दोनों खांसी के लिए इस्तेमाल हो रही है। एंटीटूसिव वो हैं जो, हाँ जी, एंटीटूसिव जो है वो खुश्क खांसी के लिए इस्तेमाल होती हैं। बेसिकली वो आपके जो शुभा सर, हमने तो रेस्पिरेटरी सिस्टम तो पढ़ा था हमने शुभा सर, जी रेस्पिरेटरी सिस्टम तो, हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम हमने जब पढ़ा था तो हमने उसमें देखा था कि हमारे जो रेस्पिरेटरी सेंटर्स हैं जो हमारे दैट आर जो न्यूरल उसका जो कंट्रोल है दैट इज लोकेटेड इन द पोन्स एंड मेडुला, और पोन्स एंड मेडुला हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद हैं और ब्रेन को ये डिप्रेस कर देते हैं। एंटीटूसिव वो दवाइयाँ हैं, अगर आप इसमें ओपियम है और ओपियम हमारे जो ब्रेन है उसको डिप्रेस कर देगी और उसको डिप्रेस करने से खांसी जो है, क्योंकि ब्रेन हमारा जो है थोड़ा सा स्लीपी कंडीशन में चला जाएगा तो उसमें खांसी जो है वो बंद हो जाएगी। तो ये एंटीटूसिव सेडेटिव होती हैं, जैसे ओपियम है इसने लिखी, और ब्रोंकोडायलेटर्स यानी ऐसी अद्वियात जो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है उसको थोड़ा सा डायलेट कर देती हैं ताकि सांस में तंगी ना हो। एंटीस्थमेटिक ड्रग्स जो है जैसे एफिड्रा है, उसकी लवटी है, और कार्डियोटोनिक डिजिटालिस स्क्विल स्ट्रोफेंथस, ये सारी अद्वियात जो हैं हमें याद करनी है विद देयर बोटेनिकल नेम्स, फैमिली नेम्स, पार्ट ऑफ द प्लांट, और फिर आगे ये आगे जो है जब हम पढ़ेंगे इन ड्रग्स को तो ये सारी हमें याद करनी पड़ेगी। मतलब सर कि हमें मेडिकल स्टोर में ये हर्ब्स भी रखनी होंगी सर? नहीं, ये मेडिकल स्टोर में तो नहीं ये रख सकते हम, मतलब बहुत सारे लोग मतलब ये जो है ना, लेकिन ये जब हम अगर आप इनको इन ड्रग्स को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि इन्हीं ड्रग्स से, मिसाल के तौर पे जैसे आपने सिंपली देखा है कि बस्कोपेन है, अब बस्कोपेन के अंदर क्या है, हायोसिन है ना, हायोसाइमस वो कहाँ से निकल रही है, अजवाइन से, हायोसाइमस नाइगर जो उसका बोटेनिकल ओरिजिन है, हायोसाइमिन, तो उसमें से हम हासिल कर रहे हैं हायोसिन, और उसके अलावा बेलाडोना में से भी किसी हद तक निकलती है, मगर जो मेजर उसकी जो दवाई है प्लांट्स हैं, तो वो अब इसमें भी एंजियोस्पर्म और नीचे भी इसने एंजियोस्पर्म लिखा है, मगर इसने देखें उसमें मोनोकोटाइलिडोन्स हैं और नीचे डाइकोटाइलिडोन्स हैं, तो ये यानी एंजियोस्पर्म्स ऐसे फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, मगर इसमें एक प्लांट्स हैं जो मोनोकोटाइलिडोन्स जिसके अंदर मौजूद हैं, दूसरे में डाइकोटाइलिडोन्स हैं। अगर आप इसको डिस्कस करने बैठेंगे तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा हमारा, तो इसीलिए मैंने ना इसको ना ये इतना ज्यादा लंबा चौड़ा इस पे ना सिर खपाने की जरूरत नहीं है, हम इसको ना इसकी क्रैमिंग ही यानी रट्टा ज्यादा चलेगा, रट्टा चलेगा एक दूसरा, और इसको ना हम जो है ना इसके बड़े शॉर्ट किस्म के ना हम अपने ना इसकी हार्ड कॉपीज में आपको दे दूंगा इंशाल्लाह, मेरे पास नोट्स पड़े हुए हैं, मैं उनको ना फोटो कॉपी करके ना, तो वो उसमें बड़े शॉर्ट करके लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में मैं बार बार अभी जो पीछे क्लास जिसने पेपर दिए हैं मैं उनको भी यही कहता रहा हूँ कि एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि जो हमारी बुक में लिखा है इसको जो है ना एज इट इज जैसा बुक में लिखा है वैसे लिखे, हमें तो 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा जो कि उसमें बहुत, अब देखिए 5 नंबर का ना क्वेश्चन आया कि राइट डाउन द डिस्क्रिप्शन ऑफ जिंजर। अब जिंजर में 5 नंबर में क्या लिखना था कि जिंजर का ड्रग नेम क्या है, जिंजर बोटेनिकल नेम क्या है, जिंजिबर ऑफिसिनियल उसका बोटेनिकल नेम आ गया, अब जो उसकी फैमिली है जिंजिबरेसी, पार्ट यूज उसका जो लिखना है वो ड्राइड राइजोम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, राइजोम्स है, ठीक है। उसके बाद उसमें जो केमिकल पाया जाता है वो रेजिन्स है, यानी उसके अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं वो रेजिन्स है, और जो उसके मेडिसिनल यूजेस हैं, मेडिसिनल यूजेस उसके 3-4 हमने उसके लिख दिए कि उसमें 3-4 ये बतौर जो है वो इस्तेमाल होती है, यानी कि जो है वो कार्मिनेटिव है, और उसमें जो है ना वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसके अलावा जो है इसके अंदर ऐसे जो है वो पाए जाते हैं जो थोड़ी सी ये एंटी रियूमेटिक या एंटी जो है वो एनर्जेसिक है, ये यानी दर्दों वगैरह को दूर करती है, तो ये इसके 3-4 उसमें हमने लिख दिए। अब अगर हम इसको जिंजर की मुकम्मल तौर पर लिखने बैठ जाएंगे तो फिर तो हमारे पास जो है ना फायदा ही नहीं है, फिर तो हमें एक जिंजर की डिस्क्रिप्शन लिखने के ऊपर ही जो है ना हमें तकरीबन जो है ना 15 मिनट 20 मिनट लग जाएंगे। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें से 5 में से आपने जो कुछ लिख दिया जैसे मैंने अभी बताया, तो हमें आराम से 4 नंबर जो है हमारे कहीं नहीं गए,
4 नंबर भी मिल जाए तो हमें इनफ है। और ज़्यादा जो है हमारा ध्यान, वो शुरू से ही मैं क्लास में कहता रहा हूँ कि ध्यान जो है वो ज़्यादा हमारा कॉन्सेप्ट्स के ऊपर होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट्स की वजह से हम अपने MCQs जो हैं वो अच्छे जो है सॉल्व कर सकें।